आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। जैसा कि कल की इंट्रो वाली क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोग अपने सिलेबस को प्रारंभ करने वाले हैं, जो रेलवे, GD, RPF से लेकर के रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उनसे संबंधित। उसके बाद अगर हम बात करें तो RO, ARO और पेट, टेट, सी टेट संबंधी समस्त जो भारत की भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप लगातार आपकी क्लासें प्रारंभ होगी। तो आज से इंट्रो के बाद आज की क्लास आपकी जो है वो सीधे हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पर। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, हम लोग शुरुआत करेंगे अपने भारत के भूगोल से शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आइए चलते हैं। अगर कहीं चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है लगातार वो आप तक पहुंचता रहे। आप चाहे उसे बाद में भी देख सकते हैं, परंतु आप तक वो जो है सिलेबस और कोर्स पहुंचता रहे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं, हम अपनी क्लास पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आप अपने इस स्क्रीन के बोर्ड पर, जहां पर सबसे पहले आप एक बात गौर करेंगे, यहां बात हम करते हैं ये क्या है, एक ग्लोब है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये एक ग्लोब है, जो कि ये देखेंगे कि अपने भारत की स्थिति को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे। तो ग्लोब में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल देशांतरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, जो देशांतर होते हैं वो होती हैं 360 होती हैं, और इसमें अक्षांश प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 180। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्षैतिज प्रकार की रेखाएं होती हैं, क्षैतिज माने आप देख पा रहे हैं जो गोल घेरे से बनी हुई ये लाल रेखाएं हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इन रेखाओं को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। परंतु जो रेखाएं ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पर देशांतरों की कुल संख्या जो होती है कितनी होती है, तो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी देशांतर में कितने होते हैं, 180 होते हैं, और 0 से इधर पश्चिम में यहाँ तक कितने होते हैं, 180 होते हैं। अगर हम बात करें ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश से यहाँ तक ये कितने होते हैं, तो 90 अक्षांश होते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने होते हैं, 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये स्थिति आ रही है कि हम लोग अपने भारत को पढ़ेंगे, परंतु भारत के पढ़ने के पहले आप एक छोटा सा पॉइंट आप समझने के लिए जान लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अपने स्थिति को। अब भारत कहाँ पर है इसके लिए गौर करना आप लोग। अब प्रश्न आपका ये बनना है कि अपना भारत, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो ये बिल्कुल बीचों बीच में है, इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर से यहाँ तक कितने हैं, 180 देशांतर हैं। तो अपने भारत की स्थिति की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो मान लीजिएगा ये कितने हैं, 68.7 डिग्री है। तो अपने भारत की शुरुआत इसी 68.7 डिग्री से हो जाती है, और ये 97.25 डिग्री है। तो यहाँ छोटा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसके अपने भारत की स्थिति 2 देशांतरों के बीच है, यानी कि इसकी अगर हम बात भी करें तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये भारत ऐसे आपका बन जाता है, यानी कि एक छोटा सा आंकड़ा समझने के लिए बिल्कुल बीचों बीच में भारत की स्थिति हो जाती है, जिनके 2 अक्षांश। और अब बात करते हैं कि अपने भारत की स्थिति जो होती है वो कितने डिग्री अक्षांश के मध्य है। तो सबसे नीचे की बात करेंगे तो ये नीचे वाला बिंदु जो होता है, अभी इस बड़े वाले मानचित्र में हम लोग समझने वाले हैं, मगर सबसे पहले आधारित मानचित्र आप जान लीजिएगा। ये होता है 8.4 डिग्री, जो कि कन्याकुमारी से जाता है, और सबसे ऊपर वाला जो अक्षांश होता है ये कितना होता है, 37.6 डिग्री।
यानी कि भारत का उत्तर और दक्षिण से अगर हम बात करें तो कितना होता है, 37.6 डिग्री का होता है। तो उसी आधार पर हम लोग समझेंगे। आइए चलते हैं, अब हम अपने मानचित्र में समझते हैं, क्योंकि ये केवल छोटा सा आधार था जो कि आपको हमने बताया था कि अपने भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ है। तो अब प्रश्न सबसे पहले शुरू होता है, यहां से शुरू हो जाता है कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ है। तो ग्लोब में भारत की स्थिति सबसे पहले देखेंगे यहां पर आप लोग कि ग्लोब में भारत की स्थिति सबसे पहले आप यहां पर याद करेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये ध्यान रखना है कौन से गोलार्ध में आपको यहां पर करना होगा, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्यों है, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं ये ग्लोब होता है, ये 0 डिग्री हुई और ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ। ये क्या हुआ, 0 डिग्री अक्षांश हो जाता है और ये 0 डिग्री देशांतर हो जाता है। तो अब अपने भारत की स्थिति ये कौन सा होता है, इस वाले पूरे पार्ट को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, इसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि इस वाले गोलार्ध को क्या कहते हैं, इसको हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और अपने भारत की स्थिति जो होती है, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने तुरंत देखा हुआ है कि यदि देखें तो यहाँ पर एक मानचित्र, जैसे कि अभी हम लोगों ने गौर किया, ऐसे आपका बनता है और ये अपने भारत की स्थिति इस तरीके से होती है और यहाँ पर आप देखते हैं ऐसे करके अपना भारत बनता है। तो अपने भारत की जो स्थिति होती है वो अक्षांशों के मध्य भी देखेंगे तो वो भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है, ऊपर होती है, जो कि 8.4 डिग्री होता है। और सबसे उत्तर की जो होती है वो 37 कितने की होती है, 6 की होती है। और अगर इसकी बात करें जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खड़ी हुई हैं, ये कितनी होती, 97.25 होती है। और जो सबसे पीछे गुजरात की होती है वो क्या होती है, वो होती, पुनः मैं आपको रिपीट कर रहा हूं जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये जो रेखा होती है ये 68.7 की होती है। तो जैसा कि आप मध्य से 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री भूमध्य के बिल्कुल बीचों बीच से देखेंगे तो ये जो रेखा होती है वो किस दिशा को इंगित कर रही है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध को इंगित कर रही है। इसलिए आपको यहाँ जवाब करना होगा भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ग्लोब में अपना भारत कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहला प्रश्न याद कर लीजिएगा, ग्लोब में अपना भारत जो स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कि ये जो अपना भारत है इसके बारे में अब हम सबसे पहले गौर करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चनों की, यानी कि इसकी पहले सबसे पहले हम अक्षांशीय स्थिति देखेंगे। नंबर 1 पे ये हुआ और 2 पे अक्षांशीय, यानी कि अक्षांशीय स्थिति ये। तो अब देखेंगे अपने भारत की जो अक्षांश की स्थिति है वो कैसे समझेंगे। तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं और तब इसे समझते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आया कि अपने भारत का सबसे दक्षिणी जो अक्षांश है वो कौन सा है, ये आप देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे, यानी कि सबसे नीचे आपका राज्य कौन सा है, तो सबसे नीचे यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है जो कि 8.4 डिग्री आगे लिख सकते हैं तमिल, यानी कि तमिल के किस स्थान से जाती है, तो ध्यान रखना है कन्याकुमारी, यानी इसे आप याद रखेंगे, कभी कभी इसे कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं, कुमारी अंतरीप, ध्यान रखना है, अंतरीप भी कह सकते हो आप लोग। कितने डिग्री है यहाँ पर, ये कितने डिग्री का पॉइंट होता है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी से गुजरता है। ये कौन सा अक्षांश है, तो अक्षांशीय स्थिति यहाँ पर आप रखेंगे। दक्षिण में क्या होता है, दक्षिण में 8.4 की स्थिति होती है। और अब यहाँ तुरंत हम लोग देख लेते हैं अपने भारत की जो सबसे उत्तर की स्थिति होती है, जो कि ये बिंदु आपका होता है, ये कहाँ पर है, ये जैसे अभी बात करी गई यहाँ पर 8.4 की, तो ये कहाँ पर है,
ये बात करेंगे 37 यहाँ पर गौर करिएगा 37.6 डिग्री होता है। 37.6 डिग्री आज कहाँ पड़ता है? लद्दाख। आप याद रखेंगे, इसे क्या कहेंगे? लद्दाख बोलेंगे। और ये लद्दाख में कहाँ है या इसका नाम क्या है? तो इसका नाम याद कर लें, इसे बोलते हैं, जैसे कि नीचे वाले बिंदु को हम लोग इंदिरा जो पॉइंट कहते हैं, तो इसे इंदिरा क्या बोलेंगे? कॉल कहेंगे। इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। ये ध्यान रखना है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो सबसे उत्तर में स्थित हमारा अक्षांश है वो कौन सा है? तो वो 37.6 डिग्री का है। और सबसे दक्षिण में स्थित अक्षांश का नाम क्या है? यानी कि 8.6 पे आता है। मगर ये स्थलीय भारत का जो है हमारा अक्षांशीय पॉइंट है। एक बात आपको हम बताते हैं, जैसा कि आप इसी तरीके से गौर करो तो यहाँ से होकर के एक रेखा गुजरती है। अभी गौर करेंगे आप लोग, यहाँ से ये एक रेखा होके गुजरती है, जिसे हम कौन सी रेखा कह सकते हैं? इसे हम अपने ग्लोब की भूमध्य रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा कह सकते हैं। और इसका जो मान होता है सभी बच्चों को कंफर्म है, 0 डिग्री आगे अक्षांश। ये कितने अक्षांश की होती है? 0 डिग्री अक्षांश की होती है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो अगली रेखा हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी अगली रेखा? कि इसके ऊपर यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर एक बिंदु बनता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। मगर आप लोग केवल इंदिरा पॉइंट नहीं, इसके अन्य नाम भी जान लें। इसे लीही-चिंग पॉइंट कहते हैं। लीही-चिंग पॉइंट भी कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं? पार्शन पॉइंट भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। लीही-चिंग पॉइंट, पार्शन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन। ध्यान रखेंगे, इसका एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट से। ध्यान रखेंगे, इसे याद करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको आसान हो जाएगा अगर ये बात आप सारी तैयार कर लेते हैं। यानी कि प्रश्न आता है कि हमारे दक्षिण में जहां से भारत की स्थिति ही खत्म है तो वो कहां से खत्म होती है? तो इस बिंदु को जरूर ध्यान रखेंगे। ये बिंदु अपने भारत का कितने डिग्री पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे 6.45 डिग्री होती है इसकी। 6 कितने डिग्री होती है? 4-5 डिग्री होती है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम जलीय बिंदु है। तो ये सबसे दक्षिणतम जलीय बिंदु होता है। मगर भारत का स्थलीय बिंदु जो दक्षिणतम है वो कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप तमिलनाडु में है। और ये है कहाँ पर? तो वो बात आप याद कर लें, ये अंडमान यानी ऊपर की तरफ अंडमान होता है और यहाँ क्या है? निकोबार होता है। निकोबार याद रखेंगे आप लोग। तो ये निकोबार, अंडमान निकोबार के निकोबार पॉइंट का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि 6.45 डिग्री पर स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि उत्तर में इसको आंसर करेंगे। उत्तर में 37.6 डिग्री व दक्षिण में 2 पॉइंट बन जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। दक्षिण में सबसे स्थलीय जब करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, और जब जलीय में करेंगे तो क्या करेंगे? इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। स्थलीय करेंगे तो 8 कितना करेंगे? 4 करेंगे, जैसा कि ये है। और जलीय में करेंगे तो 6 कितना करेंगे? 4-5 करेंगे, जो कि इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट का बिंदु बनता है। आइए चलते हैं अक्षांश के बाद हम अपने भारत के देशांतर समझते हैं। जैसा कि आप लोग हैं, नोट्स को बिल्कुल तैयार करते रहें, क्योंकि अगर आपके नोट्स तैयार होते रहेंगे तो आपको कभी दोबारा समस्या नहीं होगी और आपको लगातार जो सिलेबस होगा वो याद होता चलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी छात्र को कितने प्रश्न तैयार हैं, क्योंकि पढ़े गए प्रश्नों में तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होते हैं, परंतु जो बच्चा कंपटीशन में क्वेश्चनों को याद कर सकता है उसमें कन्फ्यूजन
खत्म हो जाते हैं तो जहां तक हो सके याद करते हुए चलिए, क्योंकि कहते हैं कि लगातार पढ़ने से कंफ्यूजन बढ़ते हैं, मगर कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए बार बार जब पढ़ा जाता है तो कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने अक्षांशीय स्थिति के बाद हम लोग अपने तीसरे बिंदु पर चलते हैं, देशांतरी स्थिति, यानी कि हम क्या पढ़ते हैं, देशांतरीय स्थिति। ये हम लोग पहले देखते हैं। अब प्रश्न यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसमें पार्ट हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे? क्योंकि जिसमें हमें बातें अच्छी समझ में आए, इसलिए हम थोड़ी बात अपने मानचित्र के पास में हटाएंगे। जैसा कि मानचित्र आप अपना देख पा रहे हैं कि ये भारत का मानचित्र बना हुआ है। तो ग्लोब में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि देशांतर रेखाएं हैं कौन सी। तो आइए चलते हैं, आपको देशांतर रेखाओं की तरफ लेके चलते हैं। अब सबसे पहले जहां हम लोग देख रहे हैं, ये एक रेखा खींची हुई है जो कि ये देशांतर रेखा, और ये कहां से स्पर्श होके जाती है, ये सबसे पीछे गुजरात राज्य है जहां से स्पर्श होकर जा रही है। अब दूसरी चीज यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे, एक ये हमारी रेखा है जो कहां से स्पर्श होके जा रही है, अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श होके जा रही है। और बाकी की अगर हम बात करेंगे ये कहां से होके जा रही, तो कहीं ना कहीं ये भारत का एक होगा जो मध्य होगा, इन देशांतरों के मध्य की एक स्थिति होती है, तो उसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। यानी एक रेखा होती है जो कि ये रेखा गुजर रही है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो कितनी दिखी, 3 रेखाएं दिखी, और ये ऊर्ध्वाधर हैं यानी खड़ी हुई रेखाएं हैं, इसलिए सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये सब रेखाएं देशांतर हैं क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। अब सबसे पहला प्रश्न शुरू होता है, हमारे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर और मध्य देशांतर कौन सा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी बाईं ओर से, शुरुआत करते हैं जहां से अपने भारत की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपना सबसे पश्चिमी देशांतर कितना है, तो 68.7 डिग्री ये आपका जो होता है, ये कौन सा देशांतर है, ये सबसे इसे बोलते हैं पश्चिमी। इसे एक बात ध्यान रखना है, पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। चाहे ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना होता है, 97.25 डिग्री देशांतर होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अब बात आई कि मध्य देशांतर कितना होता है, तो ये आपका होता है 82.5 डिग्री। ये भारत का मध्य देशांतर होता है। आइए चलते हैं, हम आपको यहीं पर आपको बता देते हैं कि अपने भारत के 4 बिंदु कौन कौन से हैं जो कि लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हम एक छोटे से पीछे छूटे हुए बिंदु की बात करते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि भारत का अगर कोई सबसे उत्तरी अक्षांश है जो कि लद्दाख में है, और कोई दक्षिणी अक्षांश है जो तमिल और कन्याकुमारी जो स्थित है, यानी कि कुमारियन द्वीप स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, तो कोई न कोई तो ऐसा मध्य अक्षांश होगा ही होगा जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरा होगा। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर आपको ये जो रेखा यहाँ से जाती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, ये कर्क अक्षांश है। ये कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरता है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश से, अंश अक्षांश से होकर गुजरता है। इसे भारत का मध्य अक्षांश भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, मध्य अक्षांश। तो भारत का मध्य अक्षांश कितने राज्यों से होकर जाता है, भारत का मध्य अक्षांश 8 राज्यों से होकर जाता है, जो कि आप पहले बिल्कुल समझ लीजिए। हम आपको बता देते हैं कि 8 राज्य यहाँ पर हैं कौन से, यानी 8 राज्य यहाँ पर कौन से हैं जिनसे होकर ये जा रहा है। तो गौर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग, जैसा कि यहाँ हम लाइन आपकी ये सीधी खींच रहे हैं, और ये 8 राज्य कौन कौन से आते हैं, तो फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर
एक बार गौर करें, सबसे पहले यहाँ पर आपका राज्य आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीजे, यानी इस लाइन पर सबसे पहले जीजे यानी गुजरात राज्य आता है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, आरजे, यानी कि दूसरा राज्य इसमें स्थित है आरजे राजस्थान। तीसरा राज्य की अगर हम बात करें तो एमपी, मध्य प्रदेश हमको मिलता है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ कौन सा मिलता है, यहाँ पर छत्तीस मिलता है, छत्तीसगढ़ मिलता है। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा मिलता है, झारखंड मिलता है। झारखंड के बाद कौन सा मिलता है, पश्चिम बंगाल मिलता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाद ये जो उभरा हुआ सा है, ये कौन सा मिलेगा, ये आपको मिलेगा त्रिपुरा। क्या मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा। और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, मिजोरम, मिजोरम। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितने राज्य हमने आपको बताए, मध्य अक्षांश में कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 राज्य स्थित हैं। अब प्रश्न आता है कि हमारे भारत के सबसे पूर्वी अक्षांश में कितने राज्य स्थित हैं, तो पूर्वी अक्षांश पर सिर्फ एक राज्य है। कौन सा, इस बिंदु का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश इसे हम लोग कहते हैं। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये सबसे भारत का पूर्वी राज्य कहलाता है और ये सबसे पूर्वी जो है आपका बिंदु भी बनता है। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ बनता है, गुजरात राज्य में बनता है। और सबसे उत्तरी बिंदु, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ये कौन सा बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बिंदु है आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत के जो 4 बिंदु हैं, इनके बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। परंतु उसके पहले जिस तरीके से भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश, मध्य अक्षांश और उत्तरी अक्षांश स्थित हैं, इन अक्षांशों पर जो भारत के राज्य स्थित हैं, उनको एक एक करके आपने देखा कि दक्षिणी अक्षांश पर स्थित राज्य का नाम आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना होगा तमिलनाडु। मध्य अक्षांश पर स्थित राज्य आपको कितने बताने हैं, 8 बताने हैं, जिनमें कि 8 में कैसे बताएंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपको बताने हैं। परंतु 1-2 क्वेश्चन और जान लीजिएगा कि ये जो कर्क रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कर्क अक्षांश या कर्क रेखा कहा जाता है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लंबाई यानी कि सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में स्थित है इसकी। और सबसे छोटी लंबाई कहां पर है, राजस्थान, यानी कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे छोटी जो रेखा है वो राजस्थान में स्थित है। आइए चलते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं अपने जो है देशांतरों की बात को देख लेते हैं कि जो हमारे देशांतर हैं उनको कैसे हम लोग देखेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे देशांतरों में सबसे पूर्वी राज्य का नाम क्या है, तो हमारे देशांतरों में सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी देशांतरों में जो राज्य है वो कौन सा है, वो है गुजरात। अब प्रश्न आता है कि मध्य जो हमारा देशांतर है, सबसे मध्य देशांतर 82.5 डिग्री, इस पर कितने राज्य स्थित हैं, तो इस पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, इस पर कुल राज्यों की जो संख्या रहेगी वो आपकी कुल रहेगी, यानी कि 5 राज्य आप याद रखेंगे। 5 राज्य कैसे याद रखेंगे, यहां पर चाहो तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हो। कैसे याद कर लें, यहां ध्यान दें, हम आपको बता देते हैं, इसी भारत के मध्य में बता देते हैं कैसे। उत्तर मध्य के 36 अंधे, 36 अंधे। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि हमने क्या लिख दिया, उत्तर मध्य के ऊ,
है ना, 36 अंधे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 राज्य हैं। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे क्रमशः अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इस जगह पर आपका आ जाता है, कौन सा राज्य आ जाएगा, गौर करना आप लोग, बिल्कुल गौर करना। सबसे पहले यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आता है सबसे पहले यूपी। यूपी के बाद सबसे पहले क्या आता है, इस जगह पर आपको मिल जाता है इसका एमपी, ध्यान रखेंगे। एमपी के बाद सबसे पहले क्या मिलता है, तो उत्तर मध्य के ऊ, अब यहां पर मिल जाता है छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा एमपी के नीचे छत्तीसगढ़, और उसके बाद मिल जाएगा उड़ीसा, ध्यान रखेंगे क्या मिल जाएगा, उड़ीसा, और सबसे नीचे मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे स्थित राज्य जो है 82.5 डिग्री पर स्थित है, वो कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है। यानी कि हमारे मध्य देशांतर में कितने राज्य हैं, तो मध्य देशांतर में राज्यों की संख्या है 5, और मध्य अक्षांश में राज्यों की संख्या है कितनी, 8 है। बिल्कुल नोट्स बनाने में लापरवाही नहीं करिएगा, जिसमें कि आगे चलकर आपको परीक्षाओं में समस्याओं का सामना न करना पड़े। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले काम करते हैं कि इनके पूरे के पूरे बिंदु एक बार तैयार करते हैं, जिसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा हम साफ करेंगे और हटाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक बात की गई है, कैसे इसके बात को समझ पाएंगे आप लोग। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि भारत की स्थिति जो बन जाती है वो कैसी हो जाती है, तो वो एक प्रकार की अगर देखें तो यह स्थिति सदैव उत्तर पूर्वी गोलार्ध की रहती है, और दूसरी ये भारत स्थित है कहाँ पर, तो ये भारत स्थित हो जाता है हमारे ग्लोब के उत्तर पूर्व में स्थित हो जाता है। तो इस चीज़ को भी तुम्हें ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ आप गौर करें कि जैसे कोई बिंदु आपका आ जाए कि हमारे भारत में ये जो बिंदु हैं ये हैं कहाँ पर, तो उनको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलें हम लोग इनको देखते हैं कि अपने भारत के जो बिंदु हैं वो कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अब अपने पॉइंट्स की। जैसे अब गौर करो, देखो इधर सबसे पहले आप गौर करना आप लोग, जैसे कि हम बात करेंगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी बिंदु कहते हैं, ध्यान रखना है, पश्चिमी बिंदु, ठीक है, बिंदु कहा जाता है इसे। और ये बात आप ध्यान रखेंगे, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु आपका यहाँ पर हो जाता है गुजरात। ये राज्य कौन सा है, गुजरात का यहाँ होता है गौरमोता। क्या कहते हैं, गौर मोता कहा जाता है। ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है, यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुजरात का गौरमोता। यानी यहाँ आप याद कर सकते हैं, ये है गुजरात का गौरमोता नामक स्थान भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अब हम यहाँ आगे की ओर चल रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे, बात यहाँ अरुणाचल प्रदेश की अब करेंगे। तो यहाँ पर ये जो भारत का अगर पूछा जाए पूर्वी, यानी कि पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो ये आपका बनेगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश। राज्य का नाम अरुणाचल, ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश है। और इस अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव है किबिथु, ये शब्द आपको याद रखना है। यानी कि वर्तमान में भारत का बिल्कुल आखिरी छोर का नाम क्या है, तो छोर का नाम है किबिथु। राज्य का नाम पूछे तो बताएं अरुणाचल प्रदेश, जिसे पूर्वी बिंदु कहा जाता है। इसी तरीके से सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गौरमोता बताएंगे, सबसे पश्चिमी राज्य पूछा जाए तो गुजरात बताएंगे। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले बिंदु की ओर, यानी कि क्वेश्चन आपका यहाँ से दूसरा हो रहा है कि भारत का सबसे कौन सा बिंदु, अगर हम बात करेंगे उत्तरी बिंदु की अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये है आपका, ये किस राज्य में स्थित है, तो सबसे पहले इसे हम करेंगे उत्तरी बिंदु, ठीक है। भूलना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भूलना। उत्तरी बिंदु, राज्य कौन सा है, लद्दाख, इसे हम लोग लद्दाख याद रखेंगे। और बिंदु का नाम क्या है, तो बिंदु का नाम आप इधर देख सकते हैं, इसको बोला जाता है इंद्रा कॉल। इसे क्या बोलते हैं,
इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, जिसकी डिग्री आप अभी पहले पढ़ चुके हैं। ये देखें 37.6 डिग्री पर स्थित है, जो कि हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको बिल्कुल समझते चलें। अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझते हुए नोट्स तैयार करेंगे, ग्राफिक रूप में तैयार करेंगे, तो बहुत ही कम समय में आप प्रश्नों को याद कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं भारत के दक्षिणी बिंदुओं की ओर चलते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा है। ये बिंदु कौन सा बिंदु है, ध्यान रखेंगे, जो भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। तो इसको देखेंगे, इसे कहा जाता है, ये भारत का दक्षिणी बिंदु। ठीक है, ध्यान रखना, ये भारत का कौन सा बिंदु होता है, दक्षिणी। मगर स्थलीय ये कौन सा होता है, इसमें यह शब्द जरूर जुड़ा होता है। स्थलीय दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो स्थलीय दक्षिणी बिंदु होता है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। इसके नीचे अपने भारत की जमीन स्थल से जुड़ी हुई नहीं है। अगर हम बिंदु की भी बात करें, तो यहाँ पर सबसे नीचे जो है वो अगर है भी, तो कन्याकुमारी में एक पॉइंट आता है जो बिल्कुल नीचे जाता है, जिसे हम धनुष कोंडी कहते हैं। तो भारत की अंतिम भूमि किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल नीचे होती है धनुष कोंडी। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है भाई, याद कर लें। जिन बच्चों को ना आता है याद कर लें। भारत की सबसे दक्षिणी भूमि का नाम क्या है, धनुष कोंडी, मगर दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी। दोनों बातें अलग अलग रहेंगी, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बातें अलग अलग रहेंगी। भारत की सबसे दक्षिणी भूमि जो स्थलीय दक्षिणी भूमि है उसे धनुष कोंडी, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होता है, यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है। मगर अब प्रश्न यहां पर दूसरा भी एक बन जाता है। यहां पर जैसा कि ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां ये बिंदु के कितने नाम, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको समझा था और समझते दौरान ये पढ़ा था कि इसका एक नाम ये है और दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा नाम इसका ये है। तो लिहिचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि कितने डिग्री पर स्थित है, 6.45 डिग्री पर स्थित है। यह भारत की सबसे आखिरी जमीन है, इसके बाद भारत यहां पर स्थित नहीं है। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये इतने डिग्री है और ये कितने डिग्री है, 0 डिग्री, यानी कि ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से कितनी दूर स्थित है, तो ये अगर हम बात करते हैं 876, यानी 876 किलोमीटर की दूरी यहाँ बनती है। मगर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको कितनी दूर भारत स्थित है, तो भूमध्य रेखा से जो है 6.45 अक्षांश की दूरी पर स्थित है अपना भारत। मगर अपने भारत का वो केवल बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अब देखेंगे इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यानी कि जलीय दक्षिणतम, यानी इसमें आप देखेंगे क्या लग गया है, इसमें दक्षिणी बिंदु था, इसमें जलीय दक्षिणतम बिंदु हो रहा है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। जैसा पेपर में आता है आप वैसा जवाब लगाएं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो गलत नहीं करिएगा, जैसा पूछा जाए वैसा जवाब करें। अब आप लोग तत्काल की अगर हम बात करें तो अपने क्लास की कौन सी बात पूरी कंप्लीट करे हैं, जो कि इसके परिचय संबंधी बात है, ये आपने कंप्लीट करी। मगर इसके साथ साथ हम आपको एक बात और बता देते हैं कि इनकी जो अभी परिस्थितियां बनती हैं वो भी इसी क्लास में आप कर लीजिए। बाकी अगर हम देखते हैं तो इसमें कैसे समझेंगे, तो एक बार फिर से हम आपको जो है बताते हैं और बात को समझने की कोशिश करना। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे राज्य हैं, ये कौन से राज्य हैं, तो ये सारे अलग अलग क्षेत्रफल के हिसाब से बने हुए हमारे राज्य होते हैं। तो अब सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि अपने भारत की जो स्थिति होती है वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व में कौन से नंबर की है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है ये कौन से नंबर की आती है, तो क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, क्षेत्रफल
तो कितना है, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, आगे आप समझ जाएंगे। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर जो है काहे में आता है, तो हम लिख देते हैं एक बार, वर्ग किलोमीटर में आता है, जो कि पूरे विश्व का 2.42% बनता है। कितना बनता है, अगर प्रतिशत में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, प्रतिशत में पूछा जाए तो 2.42% बताएंगे। और अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो काहे में आपको बताना है, ध्यान रखें, वर्ग किलोमीटर में आपसे जब भी पूछा जाए तो बिल्कुल आपको जवाब करना होगा 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर बताना है। और दूसरी चीज अगर आपसे पूछी जाती है कि ये जो अपना भारत देश है पूरे विश्व का कौन से नंबर पर है, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल तुरंत समझ लीजिएगा, इसी स्थान पर आप जान लें। कैसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर लीजिएगा। कैसे, देखें यहां पर आप याद कर सकते हैं ट्रिक, पूरे भारत ही नहीं 8 जो आपके देश हैं उनके बारे में आप जान लीजिए कैसे समझेंगे। तो देखते हैं, यानी कि रुक, चीन, बाजिलिया भारत से, आगे क्या करना है, भारत से। तो देखेंगे यानी ट्रिक क्या है आपकी जो है ट्रिक वो क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, ये दुनिया का 1 नंबर का देश दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर कौन सा आता है, 7वां नंबर आता है। तो इसे याद कैसे करेंगे, दुनिया के 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः देश कैसे याद करेंगे, तो आप ध्यान रखें कि रुक चीन, कैसे आप करेंगे, रुक चीन अमे बाजी लिया भारत से, रुक चीन अमे बाजी लिया भारत से, आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, जो कि आपको पूरे देश बताती है। रू से क्या होता है, रू से रूस होता है, और क से क्या होता है, कनाडा होता है, और चीन पूरा नाम ही लिखा हुआ है, अमे तो अमेरिका हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। और बाजी से क्या हो जाता है, ब्राजील हो जाता है, और लिया से हो जाता है ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और भारत से, ये तो भारत आपका पूरा लिखा हुआ है। तो रुक चीन हमें बाजी लिया भारत से, रुक चीन हमें बाजी लिया भारत से, आसानी से आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जल्दी से बिल्कुल बात करते हैं, इसी क्लास में बात देख लेते हैं कि हमारा ये जो भारत है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ये जो अपना भारत है, इस भारत की स्थिति को अगर हम समझें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है कितना, तो क्षेत्रफल आपने देख लिया है। अब इसके जस्ट बाद देखना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अपने भारत की कितनी होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर होती है। और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई होती है वो कितनी होती है, ये 2933 किलोमीटर होती है। तो इस बात को एक बार बिल्कुल गौर करिएगा, जैसा कि हम लोग अपने भारत को पढ़ चुके हैं। तो अगर हम भारत की पूर्व की बात करें और पश्चिम की बात करें, ठीक है, तो इनमें से अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर की लंबाई आती है। और भारत की उत्तर से अगर हम दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो कितनी आती है, वो आती है आपकी सीधे 2933 किलोमीटर। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, इसके बिल्कुल आगे मिलते हैं। तब तक बिल्कुल अपने कोर्स को, सिलेबस को बिल्कुल अध्ययन करें और इसे तैयार करें।